नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 4 है और जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसके उपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पाल्कीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें हम वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर संविधान में एक प्रस्तावना होती है और इस प्रस्तावना को उस संविधान का परिचय पत्र के तौर पर देखा जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना को अमेरिका द्वारा सम्मिलित किया गया। इसके बाद अन्य देशों ने इस पहल को जारी रखा। हमारी प्रस्तावना की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको बनाया गया, पेश किया गया। इसके बाद इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। और इसमें जो समानता की बात कही गई है, समता की बात कही गई है, सभी के लिए अवसर की बात कही गई है, समान रूप से होगा, इस प्रकार से इसमें बात कही गई है। अब इसके प्रस्तावना के तत्वों की बात करें तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति की बात करें तो यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य की बात करें तो उसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। इसके बाद बात करें संविधान लागू होने की तिथि तो 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है, यानी इसका सार यही है। इसके बाद प्रस्तावना में मुख्य शब्दों की बात करें तो प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख जो हम देखें तो संप्रभुता का मतलब है, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसे इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामले आंतरिक अथवा बाहरी का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के
किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। यानी संप्रभुता का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश को डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। भारत के अपने मामलों में, चाहे वो आंतरिक मामले हों या बाहरी मामले, वो अपने खुद के मामलों पर स्वतंत्रता से, स्वतंत्र रूप से हर प्रकार से काम कर सकता है। ओके, तो समाजवादी शब्द का अर्थ है कि समाजवादी शब्द को वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर झुका हुआ है। उदारीकरण की बात करें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्च न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि उसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान और उन्हें सरकार का सम्मान समर्थन प्राप्त है। यानी हम सरकार द्वारा समान रूप से समर्थन मिलता है। यदि सरकार किसी भी धर्म का सपोर्ट करती है तो समान रूप से करेगी, अन्यथा इससे अपने हाथ को दूर रखेगी। लोकतांत्रिक की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। इनके नाम हैं परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। व्यस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस आयाम पर
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक किसी उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रिये के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रिये की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य भी पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता है। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी, संविधान एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। इसके बाद हम गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा यानी रानी उत्तराधिकारता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है, जैसे अमेरिका। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राज्य के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। अब हम न्याय की बात करें तो प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका मतलब है समाज के किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तीनों तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अब स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना पर हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है।
हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 में जो हुई थी, यहाँ से लिया गया है। अब समता की बात करें तो समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं: आ, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। बा, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध, अनुच्छेद 15। सा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। दा, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। यानी जातिवाद को समाज से अलग करना, यानी जातिवाद को तटस्थता से दूर करना, यानी जातिवाद को समाज से बिल्कुल निष्क्रिय करना। अनुच्छेद 17 ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। छुआछूत का एक जो विषम और नकारात्मक सोच वाला जो दृष्टिकोण है उसको दूर किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 17 ये कहता है। और उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत हो। उपाधियों का अंत का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी तौर पर जो उपाधियां मिलती हैं वो तो होना चाहिए, लेकिन गैर कानूनी, गैर सरकारी जो उपाधियां मिलती हैं उनका अंत होना चाहिए। जैसे कि गाँव में देखने को मिलता है जमींदार, लंबरदार, और बहुत से प्रकार की जो साहूकार, बहुत सी प्रकार की जो उपाधियां मिलती हैं उन उपाधियों का अंत होना चाहिए। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में इसी के बारे में बात कही गई है। संविधान में ऐसे 2 उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 325 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जा सकता है। मतलब कि मतदाता सूची में किसी के साथ धर्म, जाति और लिंग या वर्ग के आधार पर उसको ये नहीं बोला जा सकता है कि अब आप धर्म से हैं, इस जाति से, इस वर्ग से हैं तो आपको इस मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाता है। इसके आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान 326 में है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में जो मतदान होगा वो यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो तो उसको मतदान देने का अधिकार है। 326 अनुच्छेद ए कहता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। तो अनुच्छेद 39 ये कहता है कि महिला और पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन मिले, समान रूप से समान वेतन मिले। महिला और पुरुष में जो भेदभाव देखने को मिलता है कि उतना ही वर्क महिला करती है मजदूरी में, उतना ही वर्क पुरुष करते हैं, फिर भी उनमें, उनकी वेतन में, उनकी मजदूरी में जो असमानता देखने को मिलती है उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 39 में कि महिला हो या पुरुष हो, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए।
अब बंधुत्व की बात करते हैं तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई क्षेत्र अथवा वर्ग विधि विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य KM मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानना है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों यानी अनुच्छेद जो 51 का में कहा गया है कि भारत में हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीयता, अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिक क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।